आक्रोश था तो उसको व्यक्त कैसे किया जाए। तो फिर वो ऐसे में गालिब को याद करते हैं कि गालिब मुझे याद आए कि अपने समय का सबसे संवेदनशील और प्रखर कवि गालिब अगर गजल के माध्यम से अपनी पीड़ा का बयान कर सकता है तो मैं अपनी पीड़ा का बयान क्यों नहीं कर सकता हूँ। मेरी पीड़ा जो मेरी अपनी भी है वैयक्तिक भी और सामाजिक भी है। तो दुष्यंत ने गजल वो कह रहे थे, गीत लिख रहे थे पहले से, लेकिन केंद्रीय विधा के रूप में स्वीकार किया था और यह कहा था कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। तो गजल की एक नई परिभाषा आई थी। हम लोग अपने बच्चों को जब उर्दू साहित्य का इतिहास पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि कैसे गजाला से गजल शब्द की व्युत्पत्ति हुई, उसकी तमाम सारी परिभाषाओं की चर्चा करते हैं। तो वो गजाला वाली गजल नहीं, वो गजल बदल गई। तो मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वह गजल जिसका संबंध बहुत से बदनाम पैरों के साथ था, घुंघरुओं के साथ था, जिस गजल विधा का संबंध, उस वह विधा जिसे सुनना तो पसंद था लेकिन कानों में लाना पसंद नहीं था, जिसकी एक झलक पाने के लिए तमाम सारे लोग लालायित रहते थे, लेकिन उस खूबसूरत चेहरे के पीछे कोई दर्द भी हो सकता है, उसकी एक अलग एक कहानी भी हो सकती है, एक पीड़ा हो सकती है। उस पीड़ा को जानने की कोशिश नहीं की गई थी। तो ऐसे में दुष्यंत ने गजल को घर में प्रवेश कराया था और गजल हमारे परिवार में आई थी। उनसे पहले ये काम हो रहा था, निराला भी कर रहे थे, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन शास्त्री, गोपाल दास नीरज, रामदास मिश्र दुष्यंत से पहले विकट साकेती लिख रहे थे, दुष्यंत से पहले लिख रहे थे, बलवीर सिंह रंग लिख रहे थे। अवसर नहीं कि मैं बहुत सारे लोगों की चर्चा करूं, तो शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन जो गजल का चेहरा है उसे दुष्यंत कुमार ने बदल दिया था। जब वो कह रहे थे आपातकाल के ठीक दिनों में एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायद यह तमाशा देखकर हैरान है। तो लोगों को समझ में आने लगा था कि गुड़िया कौन है। हालांकि इस पर बीबीसी के एक संवाददाता ने प्रश्न किया था और उस समय के जो राष्ट्रपति थे उनसे सवाल किया था इसको लेकर। फिर दुष्यंत की पेशी हुई थी, आकाशवाणी में नौकरी करते थे और दुष्यंत से पूछा गया था एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायद यह तमाशा देखकर हैरान है। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहें इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। जब ये जानते हैं हम सभी कि आपातकाल के उन दिनों में जयप्रकाश नारायण पटना के गांधी मैदान में लाखों लोगों के साथ उतर पड़े थे। तो एक बूढ़ा आदमी है देश में, तो एक बूढ़े आदमी ने सत्ता की नींव छीन ली थी और पूरी सत्ता बेचैन हो गई थी। तो ये दुष्यंत से प्रश्न किया गया था कि यह बूढ़ा आदमी कौन है। जब मीटिंग हुई थी आकाशवाणी की दिनचर्या से जो लोग परिचित हैं हम लोग जानते हैं, हम लोग युवा जगत के कार्यक्रमों से शुरुआत किए थे, वहाँ रोज मीटिंग होती है। दुष्यंत की पेशी हुई कि ये बूढ़ा आदमी कौन है। दुष्यंत ने कहा था ये बूढ़ा आदमी मेरी गजल में जो है वह विनोबा भावे है। तो नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली थी। भवानी प्रसाद मिश्र ने बताया, उनके बारे में लिखा है, तो बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली। हम जानते हैं कि हम लोग या हमारे समय के लोग जो नौकरी कर रहे हैं वो कितने बंधनों में नौकरी कर रहे हैं, तो और कैसी नौकरी मिलती है ये नौजवान जान रहे हैं, जो हमेशा फॉर्म भरते हैं और हमेशा जनरल डिब्बे में बैठ के यात्रा करते हैं। तो जिसको बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली थी वो आदमी जब विनोबा भावे का नाम लेकर बच गया था। हालांकि उनके दोस्तों ने मजाक किया था कि अगर ये पूछा जाता कि गुड़िया कौन है तब क्या करते, तो उसका चेहरा बदल दिया था। और उसी गजल में एक शेर आता है कि मुझमें रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं, हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। तो हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। धूमिल को याद करें, कविता मुजरिम के कटघरे में खड़े बेगुनाह आदमी का हलफनामा है। ये वही समय था जब नागार्जुन कह रहे थे कि सत्य को लकवा मार गया है।
सत्य नाम की कविता लिख रहे थे, जब पूरब पांडे खूनी पंजा लिख रहे थे, बोलो यह पंजा किसका है, यह खूनी पंजा किसका है, जब पूरब पांडे करे। तो फिलहाल तो दुष्यंत ने जो यह मशाल जलाई थी, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत रोशनी चाहिए। तो जब दुष्यंत ने ये बातें कही थी, तो वहां से लेकर मैं दुष्यंत पर चूंकि घंटों बोलने का अभ्यस्त हूँ, और सौभाग्य या दुर्भाग्य से मुझे दुष्यंत के और बहुत सारे गजलकारों के बहुत सारे शेर याद हैं। तो ये मेरा एकल व्याख्यान आज नहीं होना है, इस सबको पता है, मुझे भी पता है। तो दुष्यंत ने उस दौर में कहा था कि कैसे आकाश में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल गया, या परिंदे फिर भी पर तोले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं। प्रतिरोध की आवाज उठ रही थी। बहुत सारी गजलों में जनता को भी ललकार रहे थे और सत्ता को चुनौती भी दे रहे थे। इंदिरा गांधी के नाम से एक पत्र लिखा था दुष्यंत कुमार ने। दुष्यंत कुमार ने एक इंदिरा गांधी के नाम से पत्र लिखा था, जिसे लोग नहीं जानते कि वो पत्र है। कहां तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहां चराग मैसर नहीं सर के लिए। ये गजल उनकी रचनावली में इंदिरा गांधी के नाम पत्र शीर्षक से छपी हुई है। तो दुष्यंत सत्ता को चुनौती दे रहे थे। तो दुष्यंत ने एक झटके में जो बातें की और एक पत्थर पूरी तबीयत से जो उछाला, उससे सत्ता के तमाम मजबूत दुर्ग में दरार पड़ी थी और बहुत सारे लोग उसके प्रभाव में आए थे। उसके बाद से एक लहर सी चली थी गजल की दुनिया में आने की, और बहुत सारे नवगीतकार जो जिनको छंद की समझ थी, जो छंद में कविता कर सकते थे, वो जानते थे कि छंद की कविता कंठ में बसती है। हम लोगों ने दुष्यंत को पाठ्यक्रम में नहीं रखा, आदम को नहीं रखा, बहुत सारे लोगों को नहीं रखा, लेकिन अक्सर होता यह है कि कक्षाओं में हम एक मिसरा बोलते हैं किसी शेर का और विद्यार्थी दूसरा मिसरा बोलते हैं। ये गजल की ताकत है, गजल के शेर की ताकत है। तो उस समय डॉक्टर उर्मिलेश, उस समय ये सूर्यभान गुप्त जैसे बड़े रचनाकार, माधव मधुकर, ये कुंवर बेचैन, बहुत सारे लोग उस समय गजल की दुनिया में, तो भवानी शंकर लिख रहे थे। तो 400 लोग, कम से कम 100 से ज्यादा गजलकारों पर तो मैंने लिखा है, लेख लिखे हैं। इस समय मेरी 2 किताबें आई हुई हैं। थोड़ा विज्ञापन भी हम लोग करते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो एक साथ 2 किताबें वाणी से आई। एक का नाम जो है वो हिंदी गजल के निकष, और एक हिंदी गजल का परिप्रेक्ष्य, ये जो है। तो हिंदी गजल के निकष का लोकार्पण हम लोगों ने सेमिनार के पहले दिन कर दिया था, यहाँ के विद्वानों ने कर दिया था। उस पर चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। वो किताब पहले लिखी गई थी और उसमें 30 महत्वपूर्ण गजलकार, हिंदी गजल के निकष क्या हो सकते हैं, इसकी चर्चा की गई, और 30 महत्वपूर्ण गजलकारों का उसमें मूल्यांकन है। ये जो किताब है, इसमें ये बताया गया कि गजल की दुनिया कितनी बड़ी हो चुकी है, तो दुनिया की चर्चा की गई। इसके अंतर्गत के दायरे में क्या क्या आ रहा है, इसने अपना विस्तार कितना किया है, इसने अपनी कलात्मकता के साथ, अंदाजे बयां की खूबसूरती के साथ, संप्रेषणीयता के साथ अपने भीतर कितने विषयों को समेटा, ये बताया गया। और 35 गजलकारों का मूल्यांकन है। तो दोनों किताबों में मिलाकर 65 गजलकार हैं। इससे पहले 2 किताबें मेरी और आई थी, एक हिंदी गजल का स्वरूप और महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, जिसमें 25 गजलकारों का अध्ययन था, और एक हिंदी गजल की प्रवृत्तियां। तो गजल की आलोचना की 4 पुस्तकें पहले आई। तो मैं ये कह रहा था कि इसी के साथ बहुत सारे नए विषयों को लेकर गजलकार आए। एक तरफ जीवन की चुनौतियां प्रस्तुत हो रही थी गजल में, किसान गजल के केंद्र में आने लगे, मजदूर आने लगे, स्त्रियां आने लगी। स्त्री का एक रूप जो था जिससे हम परिचित थे, जिसके बारे में बहुत लिखा गया और जिसको सुनते ही वाह वाह होने लगता था। स्त्री की एक दूसरी छवि भी है, एक कामकाजी स्त्री है जो कितने संघर्षों से गुजरती है। एक घर में काम करने वाली, अपने घर की में रहने वाली स्त्री है। एक स्त्री, एक बेटी, एक बहन जो पढ़ने स्कूल जाती है,
वो कितनी जगहों से कैसे कैसे किन किन रास्तों से किन किन मोड़ों से गुजरते हुए अपने विद्यालय जाती है और कैसे आती है, इन विषयों पर गजलें लिखी जाने लगी। अब तक गर्म तपती जिंदगी है, गर्म तपती क्या है, लड़कियों की जिंदगी पर एक गजल लिखी गई कि उसमें कि किस तरह से एक दहकती हुई जिंदगी है लड़कियों की जिंदगी, हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, वह चमकता कांच घर है लड़कियों की जिंदगी। तो लड़कियों पर, औरतोतरह बेटियों पर, बहन बेटियां, ऐसे करके बहुत सारी गजलें लिखी गई। इन गजलों में एक तरफ ये सारी चीजें जीवन की जो सच्चाइयां थी वो आ रही थी, दूसरे इनमें हमारे समाज में जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर कम नजर जाती है, जिन पर सिर्फ चर्चा होती है, जैसे पर्यावरण यह गजल का विषय बना।